चलिए बेटा, हेडिंग डालिए आप लोग, रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। देखो, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी समझो, उसके हिसाब से हम लोग रिएक्शन को देखेंगे। अमोनिया अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको मालूम है कि भाई ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, पिरामिडल है, लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, तो इट कैन बिहेव एज लुईस बेस एंड न्यूक्लियोफाइल एंड लाइगेंड, इजंट इट? लुईस बेस, न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल मतलब किसी कार्बन सेंटर पे अटैक कर रहा है, एंड बाकी न्यूक्लियोफाइल आप समझिए। लुईस बेस का मतलब आपको मालूम ही है, लोन पेयर डोनर है, एंड लाइगेंड का मतलब मालूम है जब कोऑर्डिनेशन के अंदर वो सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करता है। ठीक है। दूसरा, I mean, I will not say that it is a very powerful reducing agent, but it is just okay type। मतलब समझ रहे हो ना, अमोनिया तब तक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा जब तक सामने कोई ठीक ठाक डिसेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना आ जाए। ठीक है। सो ऑल्दो इट इज पुअर, आप पुअर ही लिख सकते हो, इट्स नॉट अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या, हैव एक्टिव हाइड्रोजन, isn't it? एक्टिव हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये चीज समझ करके अब इसके रिएक्शन हम लोग कैटेगराइज करके लिखेंगे। सबसे पहला लिखो रिएक्शन। अच्छा, इसका ऑर्डर बता ही दिया था, कलरलेस है ये, लेकिन पंजेंट ऑर्डर है इसका, पंजेंट ऑर्डर, राइट। लिखना शुरू करो इसका रिएक्शन। देखो, सबसे पहला लिखो इसकी प्रॉपर्टी में, its aqueous solution is basic in nature। क्यों बेसिक इन नेचर है भाई? Why is it so? Because ammonia when dissolved with water, right, it forms NH4 plus plus OH minus, although the Kb of this process is of the order of 10 के पावर -5। मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये काफी कम है, लेकिन कम होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत OH माइनस अगर दे दिया तो H2O के अंदर H प्लस OH माइनस दोनों 50-50% रहते हैं। ये थोड़ा भी अगर ये OH माइनस दे देगा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा? बेसिक। अंडरस्टूड? रिएक्शंस ऑफ अमोनिया में इसका ये देख लिया। दूसरा लिखो, जो एक्टिव फॉर्म है, मतलब सॉरी एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं। सो व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विथ, आपने पढ़ा भी होगा ये टॉपिक एच ब्लॉक के अंदर, कि अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, यानी कौन से टेम्परेचर पे हम जा रहे हैं? रफली अराउंड -30 डिग्री के नीचे जा रहे हैं। तो अगर उस टेम्परेचर के नीचे जा रहे हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, राइट। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को लिखवाया था मैंने, देख के बताओ कितना आ रहा था? नहीं, अमोनिया का देखो, मैंने आपको जब हाइड्राइड्स का कंपैरिजन करवाया था तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बताया था। उसको जरा बदल के बताओ तो डिग्री में कितना होगा? -273 कर दो ना उसमें से, -34.7। तो मतलब आपको मालूम है इसका बॉइलिंग पॉइंट रफली अराउंड -35 डिग्री सेल्सियस। तो उसके नीचे ये लिक्विड अमोनिया। सो अमोनिया इन लिक्विड फॉर्म व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम क्या होगा? तो सबसे पहले आपको मालूम है ये कलर्ड सॉल्यूशन बनाता है, सिर्फ सोडियम ही नहीं, एनी एल्कली मेटल। सो व्हेन एल्कली मेटल इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, ये क्या बन जाएगा?
Na प्लस और यहाँ अमोनिया लिखना पड़ेगा Am, जैसे एक्वस लिखते हो ना वैसे Am। Am का मतलब क्या है? अमोनिएटेड सोडियम आयन। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो इसने अपना लूज किया वहां पे भी Am लिखते हैं। इसी को एक और तरीका लिखने का है कि Na प्लस एंड अमोनिया का X, इलेक्ट्रॉन अमोनिया का Y। अब ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन के वजह से इस सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती। पहला तो ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। When alkali metal is dissolved in liquid ammonia, the solution is of blue color. पैरामैग्नेटिक होता है इन नेचर, आप समझ सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ अगेन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो भाई जिसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है, तुरंत एक्सेप्ट करेगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो लिखो द सॉल्यूशन ऑफ alkali metal in liquid ammonia is blue colored, paramagnetic and excellent reducing agent. Excellent reducing agent. Excellent reducing agent. लिख लिया सबने? बोलो। और अगर इसको ऑन स्टैंडिंग काफी टाइम तक अगर आप इसको छोड़ दो या फिर सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीटिंग की तरफ लेके आओ, तो ये फाइनली डिकम्पोज कर जाता है। डिकम्पोज करके कहां चला जाता है बेटा? NaNH2 बन जाएगा और यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो क्या समझाया मैंने? द सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, ब्लू कलर है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर बहुत ज्यादा सोडियम डाल दो तो क्या होगा? इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इज इंक्रीज, इसका पैरामैग्नेटिज्म थोड़ा कम होने लगता है। अब ये इसको ऐसे समझ सकते हो कि जिस भी आयन के चारों तरफ वो एक स्पेस क्रिएट कर रहा होगा जहां वो इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले रह रहा होगा, जब आप लो कंसेंट्रेशन में रखे हो। तो हाई कंसेंट्रेशन करोगे तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आकर के अनपेयर्ड वाले फॉर्म से पेयर्ड वाले फॉर्म में चला जाएगा। इसलिए पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज करने लगता है इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इज इंक्रीज्ड। राइट? लिखो, नोट करके लिखो। तो जो इसका ब्लू कलर है ना, वो डिसअपियर होने लगता है, ब्रॉन्ज की तरफ शिफ्ट होने लगता है। लिखो, द ब्लू कलर डिसअपियर if the concentration of sodium is increased further and solution becomes diamagnetic. And solution becomes diamagnetic. Solution becomes, आगे लिख लो, आगे लिखो, if the solution is kept for long time or heated, if the solution is kept for long time or heated, it will form सोडियम अमाइड, जिसको सोडामाइड भी बोलते हैं, NaNH2, NaNH2 and evolve hydrogen gas and evolve hydrogen gas. ध्यान रखना बेटा, लोअर टेम्परेचर पे सोडियम जब इसके अंदर आप ऐड करते हो तो इट कंटेन्स अमोनिएटेड आयन ना। The solution of alkali metal in liquid ammonia is excellent conductor and a very powerful reducing agent is because of the ammoniated ion. बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सोचो सोल्यूशन में यार, लिख लो ये बात, देखो, the solution of sodium in liquid ammonia is very good conductor and powerful reducing agent because of
प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड आयन। कौन सा वाला लिखो? द solution of sodium in liquid ammonia have excellent electrical conductivity and is a powerful reducing agent due to the presence of ammoniated ion. Due to the presence of ammoniated ion. लिख लिया बेटा? हाँ, बस वही कि जैसे देखो क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर, इतना डिटेल में वैसे जानना है नहीं, बट चलो कोई बात नहीं। जब इलेक्ट्रॉन आप स्टार्टिंग में ये रिलीज होता है ना, तो इसी सॉल्यूशन के अंदर अपने स्पेसिफिक जोन में अपना एक ऑर्बिटल स्पेस बना लेगा, 3 डायमेंशनल स्पेस बना लेगा जहां वो रह रहा हो। तो अब तुम ऐसे समझो कि बहुत सारे जब स्पेसेस अवेलेबल हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम है, तो वो क्या करेगा? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स को एक एक करके ऑक्युपाई करेगा। लेकिन जैसे ही आप ज्यादा सोडियम डालोगे तो भाई वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं कर रहे ना, तो उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे वो सब अपनी जगह पे होंगे, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पेयरिंग होती जाएगी। तो ये धीरे धीरे इसका कलर भी गायब होने लगेगा और डायमैग्नेटिक भी होने लगेगी। अमोनिएटेड सोडियम का मतलब बेटा, जैसे एक्वस सोडियम आयन का मतलब क्या होता है कि Na+, बिल्कुल तो ऐसे ही सॉल्वेशन यहाँ पे भी है, पार्शियल नेगेटिव से खूब सारे H2O लगे रहते हैं। ठीक वैसे ही अमोनिएटेड जब मैं बोल रहा हूं तो Na+, NH3, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच में ये जो जंक्शन बन रहा है ये अमोनिएटेड का मतलब। बिल्कुल ठीक है। तो ये है अमोनिएटेड लिखने का मतलब कि चारों तरफ सॉल्वेशन हुआ है किसका? अमोनिया का। गॉट इट? लिखो when ammonia is treated with active metal, पॉइंट करके लिखते चलना ये सब रिएक्शंस, ठीक है? when ammonia is treated with active metals, एक्टिव मेटल्स मतलब वैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, राइट? क्या बनाएगा भाई ये? क्या बनाएगा? बोलो, अभी तो समझाया मैंने। क्या कर रहा है ये? तो स्टार्टिंग में लोअर टेम्परेचर पे तो कुछ कहानी और है, जैसे ही आप हाई कर दे रहे हो टेम्परेचर वैसे ही क्या हो जा रहा है। और ये कहानी सिर्फ इसी का नहीं है ना, NaNH2 जो मैं आपको अभी वही लिखवा रहा था, ये सिर्फ इसी के साथ नहीं है। कोई भी अच्छा एक्टिव मेटल लोगे, पोटेशियम भी लोगे, तो ऐसे ही होने वाला है, हाइड्रोजन गैस ही हुआ, सारी जगहों पे होता है। और ये रिएक्शन कोई नया थोड़ी ना है। याद करो, अगर सोडियम का रिएक्शन मैं इससे करा दूं C∼CH, तो आपको मालूम है ये हाइड्रोजन इससे भी ज्यादा एक्टिव है क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, लेकिन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कितनी आ जाती है? परसेंटेज एस कितना हो गया? 50%। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो गई बेटा? 3.23 के आसपास, ये मतलब जो रिपोर्टेड वैल्यू। तो इसलिए यहां पे भी अगर आप सोडियम डालोगे तो दिस सोडियम विल टेक आउट दिस हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म नेगेटिव आयन CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C-, यहाँ सोडियम और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। नोटेड? तो ये दोनों लिख लो, आपको रिलेट करने में इजी रहेगा। अगला लिखेंगे अमोनिया एज लुईस बेस। अमोनिया एज लुईस बेस। हाँ जी,
नहीं, लोअर टेम्परेचर पे नहीं होगा ना, हाई टेम्परेचर या फिर लंबे टाइम के लिए छोड़ दोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखवाया ना अभी तो। हाई टेम्परेचर मतलब क्या समझ रहे हो? मतलब तब तक तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे लिखे अब हम लोग, क्या मैं लिखवा रहा था अभी आपको? एज अ लुईस। बढ़िया। अब अमोनिया के रिएक्शंस देखो आप, एज अ लुईस बेस। कोई रिएक्शन याद करवाए मेरे को? पढ़ा है हम लोगों ने, बहुत पहले ही पढ़ा है, अब तो बस ये रिलेट कर रहे हैं। वेरी गुड। कौन सा? हाँ बिल्कुल सही। सो अमोनिया व्हेन ट्रीटेड विथ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये दोनों एक ज्वाइंट कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम एसिड बेस एडक्ट। अब इस एडक्ट में क्या होता है कि प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाती है। ऐसे केस में यहाँ हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है बेटा? sp2, और यहाँ बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। अगर आप एरो हटाना चाहते हो तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऐसे बना करके ऐड कर लो। अब देख लो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2 टू sp3 में ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गया? तो क्या बोलते हैं? एसिड बेस ज्वाइंट कंपाउंड, जिसको एडक्ट भी बोलते हैं। एसिड बेस एडक्ट क्या कर रहा है अपना? लोन पेयर ही तो दे रहा है। बोलिए भाई। है ना? तो एज अ लुईस बेस काम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखो, पहले भी sp3 है, बाद में भी sp3 है। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम। क्लियर है भाई सबको? बोलिए। बाकी नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ कैसे वेरी करेगा अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ आएगा, तो आप समझ सकते हो, ये तो हमने पूरा पढ़ा हुआ है ढंग से, है ना। तो उसके बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो NH3BF3 के साथ ऐसे रिएक्ट करेगा। आपको मालूम है अमोनिया, यहाँ कोई भी लुईस एसिड लेके आ जाओ बेटा, नॉट ओनली BF3, इट विल रिएक्ट विथ एनी वन ऑफ देम। अब मैं अभी फिलहाल और आपको एक दिखा रहा हूँ, अमोनिया का रिएक्शन, बताओ किसके साथ दिखा? B2H6 के साथ। चलो भाई। हाँ यशविन, ये रिएक्शन तुमने पढ़ा होगा बोरॉन फैमिली, बताओ क्या आएगा इसका प्रोडक्ट? क्या फायदा है बताओ? क्या फायदा हो रहा है पढ़ाई करने का? बोलो भाई, तुम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया है ना बोरॉन फैमिली का? आंखें चुराना नहीं है, इधर इधर देखना है सबको। बताइए, याद करिए क्या बनता था। अमोनिया व्हेन ट्रीटेड विथ B2H6, लुईस एसिड है ना, ये क्या बनाता है? बोलो भाई। ये सबसे पहले बनाता है बेटा BH2NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव and BH4 negative. Unsymmetrical breakdown of B2H6 with ammonia. गर्म करने पे बनाता है। On heating it will form B3N3H6। 1:, देखो तो यहाँ पे 1:1 है ना बोरॉन है नहीं। अगर आप इसी मिक्सचर को हीट कर दो, क्या बनाएगा? बोराजीन, B3N3H6। ध्यान है ये? हाँ हाँ जी, उसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, B3N3H6। कितने लोग को ध्यान है ये? चलो कोई बात नहीं, इसका स्ट्रक्चर बनाइए सब लोग, एंड प्लस ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैस आएगा।
हाँ जी, देखो ना, अगर इस B2H6 को देखो तो इसमें हुआ क्या यार, ये बोरॉन फैमिली में पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे अगर सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन बोलते हैं ऐसे होता है कि ये BH3 यूनिट, ये BH3 यूनिट अलग हो जाए। अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन इसको बोलते हैं, when it is taking place in such a way that यहां से ये टूट जाए। तो अभी क्या हो रहा है, दो अमोनिया यहां आकर के इसके साथ लग जा रहे हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए, और हाइड्रोजन निकल गया है H-, दो अमोनिया आया तो एक समझ रहे हो ना। तो फाइनली इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, एंड दूसरे वाले पे कैसा आ गया, नेगेटिव, क्योंकि देख एक H- लेके गया तो इस पे नेगेटिव। गॉट इट ना। सो एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव। अब एग्जाम में ये भी पूछता है कि B2, लेकिन वो फिर हम लोग बोरॉन फैमिली में पढ़ते हैं कि B2H6 में कौन कौन से स्पीसीज सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन कराएंगे, कौन कौन से अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन कराएंगे। तो मैं यहां पे समझा देता हूं, क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में पता नहीं कितना आइडिया है कितना नहीं। यही अगर आप इसको ना क्राउडेड करते चले जाओ, ये अनसिमेट्रिकल, ये कब मिलेगा आपको, CO के केस में आप ऐसा कर दो, 3 डिग्री अमाइन कर दो, आप बल्कि ग्रुप ले लो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ऐसे ले लो, इसको THF बोलते हैं, बहुत पॉपुलर रिएजेंट है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF। ये सब क्या कराते हैं, सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन कराते हैं, दे कॉजेज सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन। अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन कौन कराता है, ये सिमेट्रिकल वाले हैं, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल कौन कौन कराता है, तो अनसिमेट्रिकल कराने के लिए आपके पास ऐसे स्पीसीज जैसे सोडियम हाइड्राइड हो गया, NaH, H- डोनर मतलब, या फिर छोटे ग्रुप जैसे अमोनिया ले लिया, इवन 1 डिग्री अमाइन, इवन 2 डिग्री विल ऑल्सो वर्क, नो प्रॉब्लम। ये ऐसे हैं जो अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन कराते हैं, मतलब एक यूनिट आपको BH4- मिलेगा ही मिलेगा नेगेटिव पार्ट में। समझ गए, क्लियर है। तो देखो जब आप B2H6 के साथ कराते हो रिएक्शन, BHH BNH यहां पे, और साथ में क्या लेते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ऐसा, ये यहां अटैक करता है, जैसे ही अटैक करेगा तो ये पूरी तरीके से बॉन्ड ब्रेक करके ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या बन गया, यानी बेसिकली आपका BH3, देखो ये डेफिशिएंट है तभी तो ऐसे नहीं रहना चाहता है ना, लेकिन अब इसको लोन पेयर मिल गया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक BH3 पे अटैक करेगा, एक BH3 ऐसे फ्री हो जाता है। अब अगर ज्यादा ऐड किए हो तो ये भी कंबाइन हो जाएगा, रिलेटिवली कम ऐड किया है तो 1:1 रेशियो में ब्रेक हो जाएगा। और यही एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है कई सारे रिएक्शन में, जहां पे हम बोरॉन का, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है बेटा। B2H6 THF कॉम्बिनेशन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। अल्कोहल जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के टर्मिनल अल्कोहल बनाना हो तो यही एकमात्र तरीका है बनाने का, ठीक है ना। आई शो यू एंड द मैकेनिज्म आल्सो बिहाइंड इट। अभी तो फिलहाल आप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन समझो। नोटेड, बोलो। क्या चीज, देखो क्राउडेड ग्रुप जितने भी हों, बड़े बड़े ग्रुप, वो सब कभी भी यहां अटैक अगर करेंगे तो एक पे दो दो ग्रुप तो आ नहीं पाएंगे, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी। इसलिए क्राउडेड ग्रुप जब भी अटैक करते हैं तो ये सिमेट्रिकली टूट जाते है ना, क्राउडेड ग्रुप। अब उनमें एक CO बड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है, उसका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। उसको छोड़ करके बाकी देखो क्राउडेड वाले ही हैं, देखो ये बल्कि है, ये भी बल्कि है, ये भी बल्कि है।
जब नॉर्मल केस वाले अमाइन है वो सब तो नॉर्मली रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये नोट करके लिख लो। और ये जो NaH वाला था ये क्यों ऐसे लिखवाया, क्योंकि सोडियम हाइड्राइड NaH ये तो बिल्कुल अलग तरीके का स्पीसीज है ना। आप सोचो आपके पास B2H6 है, अगर आप BH3 तोड़ोगे तो इट विल फॉर्म NaBH4 नेगेटिव, इट फॉर्म्स दिस। मतलब इसमें BH मतलब ये जो B2H6 था BH3 टूटने के बाद H- एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया वो BH4-। अरे BH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना, इट नीडेड H-, तो वो H- उसका। मिटा दो ये सब, अपना एक्सप्लेन करके ढंग से लिख लो, जल्दी करो। बस पढ़ते जा रहे हो तुम लोगों को, याद कुछ रह नहीं रहा है। हाँ, चैप्टर खत्म हो रहा है बस। हाँ जी बोलिए। B2H6 का किसके साथ बेटा, किसके साथ? इसके साथ NaBH4 के साथ। अच्छा TH, मैं समझा दे रहा हूँ, रुक जाओ, हटा दूं ये सब यहाँ से। देखो तुम लोग एक काम करो, इसको ऐसे ही समझो, राइट। कैसे समझो इसको, ये जो B2H6 है, पहली बात ये B2H6 डाइबोरेन ही क्यों एग्जिस्ट करता है, व्हाई नॉट बोरेन? सो बोरेन इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड है, और ये बड़ा यूनिक तरह का बॉन्ड भी होता है B2H6 में। कैसे बॉन्डिंग होती है, कोई बताएगा? इसके अंदर की बॉन्डिंग कोई समझाएगा? हाँ जी, बनाना बॉन्डिंग। अब अगर इसके ऑर्बिटल को देखना चाहते हो तो ऐसा है कुछ कि यहाँ पे और यहाँ पे एक शेयरिंग हुई है, अब ये इस जगह आके कॉमन शेयरिंग कर लो। तो जो ओवरऑल अपीयरेंस है ऐसे ही ऊपर वाले में भी है, जो ओवरऑल अपीयरेंस है ऑर्बिटल का कुछ ऐसा होता है, बनाना शेप का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं, बनाना बॉन्डिंग। और क्या बोलते हैं कि भाई दो ही इलेक्ट्रॉन है, तीन तीन सेंटर लगे पड़े हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं, समझ गए? तो अब अगर मान लो आप इस B2H6 को ऐसे देखो कि नहीं यार, इसको ब्रेक कर देते हैं BH3 के फॉर्म, तो ये ब्रेक डाउन 2BH3 के फॉर्म में ये कौन कराता है? और दूसरा एक जो एक ब्रेक डाउन था जिसमें BH2 पॉजिटिव
एंड BH4 माइनस लेके आ रहा है, ये ब्रेकडाउन कौन कराता है, यही क्वेश्चन है बेसिकली। ये अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन है, ये सिमेट्रिकल। तो मैंने बताया जब कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, बड़े बड़े ग्रुप जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन या फिर 3 डिग्री अमाइन या फिर CO एक अलग सा स्पीसीज की तरह से याद कर लो, तो वो क्या करते हैं, सिमेट्रिकली ब्रेक डाउन करते हैं। क्योंकि BH2 के फॉर्म में लाने पे ये ऐसे रहेगा थोड़ी ना, एक तो पहले ही मर रहा था बेचारा 6 इलेक्ट्रॉन से, अब प्लस भी ला दिया तो 4 ही हो गया, जिंदा ही नहीं रहेगा ये। तो इसको सपोर्ट करने के लिए जो लोन पेयर्स है ना वो मिलते हैं। तो अगर हमारा अमोनिया के फॉर्म में है तो एक लोन पेयर इधर से दे देगा, एक लोन पेयर और दे देगा, सॉरी ये NH3 बनाना चाहिए मेरे को। तो अब इसमें जान आ गई वापस 2 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचो अगर ये बड़े बड़े ग्रुप हो जाएं क्राउडेड, तो क्या टेट्राहेड्रली यहां पे आ पाएंगे? क्राउडेड ग्रुप हो गया तो क्या यहां टेट्राहेड्रली बोरॉन सेंटर पे आ पाएंगे? नहीं। बोरॉन तो बेटा कभी आपने सुना है Bi4 माइनस, ये कभी नहीं सुना होगा, आपने सिर्फ सुना होगा क्या Ba4 माइनस। BCl4 भी बहुत रेयर है, BRNI तो मतलब टेट्राहेड्रली सराउंड करने में इसको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी अगर बल्कि ग्रुप हो गया। तो इसलिए जब बल्कियर ग्रुप होते हैं तो इस फॉर्म में ब्रेकडाउन का चांस खत्म हो जाता है, तब वो ऐसे ही टूटता है। तो इसलिए जब अब ऐसे टूट गया, अब आप ना इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करोगे कि भाई चल मैं तेरे को लोन पेयर भी दे देता हूं, ये अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जो पहले डिप्राइव्ड था वो कंप्लीट हो। दिस इज हाउ द THF गेट्स अटैच्ड टू BH3 फॉर्म एंड कैसे ब्रेक डाउन करता है B2H6। ठीक है, यही समझा रहा था, डन। और फिर मैंने बताया था आपको कि अभी समझा रहा था कि भाई जब आप अमोनिया लेते हो एंड B2H6 लेते हो 1:2 के फॉर्म में, तो ये पहले क्या बनता है, BH2NH3 का ट्वाइस, वही जो मैं अभी आपको स्टोरी सुना रहा था, 2 अमोनिया डालकर एंड BH4 माइनस। जब इसी चीज को आप गर्म कर देते हो 200 डिग्री के आसपास, तो ये ब्रेक डाउन करके क्या बन जाता है, B3N3H6, जिसका नाम क्या है, बोराजीन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या नाम है इसका, बोराजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन। सबको क्लियर है? अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ जी, बोराजीन का स्ट्रक्चर बनाइए सब लोग। बोलो। बना लिया सबने? देखिए क्या बनेगा, देखो जैसे बेंजीन बनाते हो ना, नाम से ही देखो ना उससे सिमिलैरिटी है। बेंजीन, कार्बन 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 कार्बन, डबल सिंगल डबल, यही है ना। अब यहां पे अल्टरनेट पोजीशन पे क्या फिक्स कर दो, बिल्कुल बात करने से नहीं मानोगे ना, कुछ भी कर दो, आदत सी पड़ गई है गलत वाली, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा लग रहा है। तो अब आप ध्यान से देखो, सभी पे एक एक H रहेगा, जैसे बिल्कुल C6H6 होता है फॉर्मूला। अब इसमें देखो, अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, वही लोन पेयर डोनेट कर देगा।
और दूसरा फॉर्म जब बनाओगे आप तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ कर लेना, बी एन बी, सॉरी, फिर से वही सारे हाइड्रोजन एक एक करके, और इस बार ये आप इनके बीच में बना लो। सो इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहला, ये नॉन पोलर है, यहां पे पोलर पाई बॉन्ड है, ध्यान देना, पोलर पाई बॉन्ड है। क्या ये खुद पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? इनऑर्गेनिक बेंजीन विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर जेसिन? सोच के देखो, सोच करके देखो और बताओ। रीजन के साथ चाहिए, राइट? क्या बोल रहे हो? डबल स्ट्रक्चर? अच्छा अच्छा, वो बन सकता है यार, वैसे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। बाप रे बाप, ये तो रिसर्च पेपर में चलो ये डिबेट को कंटिन्यू करें या फिर? देखो, जिन लोगों को थोड़ा सा समझ है, अगर ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, परफेक्टली प्लेनर है, क्योंकि आप देखो इतना एक्सटेंसिव साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होने के बजाय ये क्या है, टू एंड फ्रो वाला है, एक बार इधर की तरफ फिर एक बार इधर, स्मूथ तो नहीं है। इसलिए जितना प्लेनर ये स्ट्रक्चर है 100%, उस हिसाब से इसमें थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए इससे काफी डिफरेंस, ये वाले कंपाउंड में बहुत डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, एडिशन कभी नहीं, ये एडिशन शो करता है पोलर पाई बॉन्ड होने की वजह से। आप देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाओगे तो हर कार्बन आइडेंटिकल है, एक ही बनेगा, यहाँ दो बनता है। कैसे? बोरॉन पे अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन पे अटैच हो सकता है। क्यों अर्षा? डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इसमें कितने बनेंगे? तीन बनेंगे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। इसमें कितने बनेंगे? इसमें कितने बनेंगे? ये मोनो बनाता है कितना? एक। डाई कितना बनाता है? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितना बनाएगा? तीन बनाता है। कौन कौन से? ऑर्थो, मेटा, पैरा। ये बताने की जरूरत है क्या यार? यहाँ लगा दो ग्रुप ClCl, फिर यहाँ लगा दो मेटा पे, फिर यहाँ पैरा पे लगा दो। क्लियर है ना सबको? इसके केस में देखो फर्क ये है ना कि B2N ऑर्थो
सिर्फ एक ही बनेगा, लेकिन मेटा इसका 2 बन जाएगा, बी टू बी मेटा एंड एन टू एन मेटा। देखो ना, अरे यार ये के बाद यहां हो गए तब मेटा आएगा, तो एक इस पे अटैच हो जाए तो एक कंपाउंड, इस पे अटैच हो जाए तो अलग कंपाउंड, तो ये एन एन सेंटर है बीबी। तो 2 मेटा क्या आएगा, एंड पैरा का फिर से एक आएगा, क्योंकि एक बोरॉन और एक नाइट्रोजन पे ही अटैच होना पड़ेगा, अल्टरनेट पे भैया ने, एंड पैरा आएगा बी टू एन पैरा। तो बेसिकली अगर आप डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करोगे तो दिस फॉर्म्स, तो देखो मोनो में भी एक ज्यादा हो गया, डाई में भी एक ज्यादा हो गया, मोनो में ये 2 होगा और डाई में ये 4 होगा, इसमें 3 था, इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया। समझ आया ना, ऐसे क्वेश्चंस को पूछे आते हैं। ऊपर से मैंने बताया ये सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन भी शो करता है, वो भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। और अगर आप बुक्स की मानो, किताबों की मानो, तो उसके बारे में लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर बहुत क्लोज है नॉन पोलर के, बहुत क्लोज है नॉन पोलर के, एग्जैक्टली नॉन पोलर इसको नहीं लिखा हुआ है, बहुत क्लोज है लेकिन नॉन पोलर के। अब ऐसा क्यों है, नॉन पोलर के क्लोज क्यों है, अब समझ रहे होगे। अगर ये एग्जैक्टली प्लेनर हो जाता तो कंफर्म नॉन पोलर होता। कैसे, देखो ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इनका जो भी डाइपोल आएगा वो 120 पे लाइन होगा, तो कट जाएगा। इनके डाइपोल जो भी आएंगे वो भी 120 पे लाइन होंगे, तो ये एक, जो ऐसे देख रहे हो कि यार यहाँ भी अच्छे यहाँ आने चाहिए, ऐसे कटाने के चक्कर में तो आपको नहीं दिखेगा, 120 के चक्कर में आपको दिख जाएगा। समझ में आया। बट एग्जैक्टली ये प्लेनर नहीं होता, जिसकी वजह से थोड़ा वीक डाइपोल मोमेंट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये हो गया, किसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया आपको, द रिएक्शन ऑफ अमोनिया, किसके साथ, हाँ मतलब एज अ लुईस बेस, लिखो अमोनिया एज अ, अमोनिया पहले सुन लो फिर नोट करना, अमोनिया एज क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, लुईस, यही था ना। अच्छा, अभी तक जो रिएक्शन कराया मैंने अमोनिया का किसके साथ करा रहा था, लुईस एसिड के साथ। अब मैं प्रॉपर आर्सेनियस एसिड के साथ कराता हूं। अमोनिया, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ किसके साथ, आर्सेनियस एसिड। तो जैसे देखो HCl के साथ अमोनिया का रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, ध्यान रखना बेटा दोनों ही गैस होते हैं, सारे हाइड्रा एसिड गैस होते हैं, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ये सॉलिड है। अमोनिया का रिएक्शन H2SO4 से कराओगे तो क्या बन जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4 सॉलिड। अमोनिया का रिएक्शन कराओगे आप किसके साथ, और कोई ले लो भाई, चलो देखते क्या बताते हो, बताओ। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि सर N2O, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आया, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये सब नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग, because HNO3 is not simply an acid, it is a powerful oxidizing acid. लिखो, नोट कर लिया यहाँ तक, अगला पॉइंट लिखो, लिखो, since ammonia
ammonia's aqueous solution, since ammonia's aqueous solution is basic in nature, since ammonia's aqueous solution is basic in nature, it causes precipitation. It causes precipitation of hydroxide. It causes precipitation of hydroxide for various salt solution. वेरियस सॉल्ट सोल्यूशन। अब ये तो कहानी हो गई ऊपर, अब इसके अंदर के बारे में बात समझो। देखो ये OH माइनस प्रोवाइड करता है, तो जिनके भी हाइड्रोक्साइड, जिस भी मेटल के हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं उसको छोड़ करके बाकी सभी मेटल के साथ ये हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब एग्जांपल दिखाता हूं, तो पहले मुझे आप ये समझाओ कौन से ऐसे मेटल हैं जिनके हाइड्रोक्साइड बेस सॉल्युबल होता है, बताइए कौन से? बोलो। एल्कली मेटल, बिल्कुल सही। और बताओ? एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम मैग्नीशियम छोड़ करके, मेनली बेरिलियम छोड़ करके मैग्नीशियम थोड़ा सा बेसिक होता है, यही है ना? बोलो भाई। एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। इसके अलावा अमोनिया का खुद का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो तो खैर सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करता है, उसका तो कोई सॉलिड स्टेट में एग्जिस्टेंस है नहीं। इसके अलावा जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो सब के सब इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। आप बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड पानी में घोल लो, कभी नहीं घुले। आप आयरन का हाइड्रोक्साइड भी पानी में घोलोगे, नहीं घुलने वाला है। जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, किसी का भी हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, सिर्फ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बढ़िया से दिमाग में बिठा लो। तो अब उन सभी के साथ क्या बनाएगा ये प्रेसिपिटेट। अब एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, पता है आपको? क्लोराइड मोस्ट ऑफ द मेटल्स के सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। क्लोराइड सिर्फ जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है उनमें सिर्फ 3 कैटायन ऐसे हैं जो जिनका क्लोराइड सॉल्युबल नहीं होता है। कोई बताया कौन कौन से? सिल्वर, वेरी गुड। Hg, हाँ जी, Hg2+2 और lead 2+2 एंड सिल्वर आयन, इनके क्लोराइड्स ब्रोमाइड, आयोडाइड इनसॉल्युबल। इनको छोड़ करके बाकी सभी के क्लोराइड क्या है? सॉल्युबल। तो देखो मैं ले लिया AlCl3 एक्वस, मैं ले लिया हूं मान लो CrCl3 एक्वस, मैं मान लो ले रहा हूं इसका FeCl3 एक्वस। ये सब के सब क्लोराइड सॉल्युबल है, सिर्फ वो 3 ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल। आप जिंक क्लोराइड ले लो, कोई भी। अब जैसे ही आप इसके साथ क्या कर रहे हो, अमोनिया इसमें ऐड कर रहे हो, अमोनिया ऐड कर रहे हो, तो क्योंकि मैंने बताया अमोनिया वाटर के अंदर जाते ही गिव्स OH माइनस, कम अमाउंट में ही देता है, 10⁻³ के ऑर्डर का ही OH माइनस आएगा, लेकिन उतना इनफ है इनके करस्पॉन्डिंग कैटायन को प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। तो क्या बन जाएगा ये? AlOH थ्राइस व्हाइट, क्या बोलते हैं इसको, जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। अरे जेल जैसा होता है यार, मतलब जेली जैसे नहीं होती, वैसे समझो। व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। क्रोमियम अगर अमोनिया के साथ लेके आते हो तो CrOH होल थ्राइस हाइड्रोक्साइड दे रहा है ना, आयरन को लेके आते हो तो FeOH होल थ्राइस। आपको मालूम है कि ये येलोइश ब्राउन होता है, और ये क्या होता है? ग्रीन। गॉट इट? बोलो बोलो।
बोलो भाई। अब देखो मैं एक पार्टीशन ड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था अमोनिया एक अच्छा लाइगेंड भी है, इजंट इट? अच्छा लाइगेंड है तो ये हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व भी कर सकता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। जिंक अगर आप लेते हो, जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड लेते हो और यहां अमोनिया डालते हो, तो इनिशियली इट विल फॉर्म पीपीटी विच फर्दर गेट्स डिसॉल्व एंड फॉर्म। बिल्कुल सही बोल रहे हो। सॉल्युबल, ये पहले पीपीटी होता है एंड देन गेट डिसॉल्व बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और ये सिर्फ इसी के साथ नहीं होता है, कॉपर के साथ भी होता है। अगर आप कॉपर सल्फेट ले लो एक्वस, अमोनिया डालते ही ये स्टार्टिंग में CuOH होल ट्वाइस आएगा और इमीडिएटली अमोनिया के साथ ये डिसॉल्व हो जाएगा। क्या बनाता है? CuNH3 होल 4। ये ध्यान रखना 2+ सल्फेट, और ये डीप ब्लू होता है। निकिल ऐड करोगे, निकिल वो भी ऐसे ही करता है। Ni2+ in the presence of same ammonia water, it will form NiOH PPT and which will further get dissolved with ये भी डीप ब्लू होता है। बड़ा कंफ्यूजन होता है। निकिल एंड कॉपर मिमिक्री करते हैं, मिक कर रहे हैं ना दोनों ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। निकिल हेक्सा अमाइन का कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जबकि कॉपर, आपको याद है कि जैसे जैसे हम एंडिंग की तरफ जाते हैं 3D में, टेट्राहेड्रल के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो कॉपर जिंक देखो टेट्राहेड्रल बना रहा है। जल्दी नोट करो ये सब। नोटेड? आप यहां कैडमियम ले लो, कैडमियम के साथ भी बनाएगा, तो नोट कर लेना। अच्छा यहां नहीं बनाता है, इनके साथ नहीं बनाता, तो याद कर लो यही। ये जब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये ग्रुप 3 के कैटायंस है। ग्रुप 3 के कैटायंस Fe3+, Cr3+, एल्यूमिनियम 3, तीनों 3+ वाले। इसको ग्रुप डिवीजन जब होता है तो उसमें इसको निमोनिक्स के हेल्प से याद कर लेते हैं। वैसे 3 ही है, बट दिमाग से निकल ना जाए तो सेट कर लेते हैं, क्योंकि इनमें कोई इमेज थोड़ी ना, हमारे दिमाग में कोई इमोशन ट्रिगर थोड़ी ना होते हैं। FeCrAl बोलते हैं तो इसलिए इनको कोरिलेट करके निमोनिक्स के हेल्प से याद किया जाता है। तो उसमें इसका निमोनिक्स क्या था? फेक कर आलू। एक सर पे लगेगा, बिल्कुल फोकस एकदम बन जाएगा। आलू की मैं बात कर रहा हूं। सो FeCrAl, फेक कर आलू। ये तीनों ऐसे हैं जो हाइड्रोक्साइड में ही रहते हैं। दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया। इट डजंट मीन दैट दीज केटायंस आर नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग। इनका जो प्रेसिपिटेट है वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रेसिपिटेट होता है कि हाइड्रोक्साइड से वो दूसरे साइड में जाना ही नहीं चाहता। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिवीजन है, क्योंकि पूछ लेगा कि भाई कौन सा मेटल सॉल्युबल होगा अमोनिया में, कौन सा नहीं सॉल्युबल होगा। तो देखो ये जितने नीचे लिखवाए ये सब सॉल्युबल हो जाते हैं। तो जिंक लिखवा दिया मैंने, कॉपर लिखवा दिया, आप ऐसे लिख लो कैडमियम भी सॉल्युबल हो जाता है। कैडमियम ऑल्सो गेट डिसॉल्व। अच्छा ध्यान देना बेटा, कैडमियम का कोई कलर नहीं आएगा एक्वस सोल्यूशन में।
ये कलरलेस है। जितने भी D10 वाले मेंबर है ना, D10, जैसे कॉपर 2+D9 है, उसका कलर है। जिंक 2+D10 है, तो वो भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। समझ आ रहा है? हाँ, डिजॉल्व एज ए लाइगेंड, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी की वजह से ये ऐसा शो कर रहा है। ओके, बोलो भाई। ठीक है, चलिए, तो आपको इसकी एज अ लाइगेंड भी प्रॉपर्टी मालूम चल गई। यहां तक कि देखो, एक और भी इंटरेस्टिंग सा चीज है कि जैसे मान लो अगर सिल्वर लेते हो Ag और यहां अमोनिया डाल देते हो तो ये भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सिल्वर के केस में 2 रहता है, ये ध्यान रखना। AgNH3 ट्वाइस, मतलब सिर्फ लीनियर फॉर्म ये बनाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का। सिल्वर के साथ ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कंपाउंड बनाता है। दिस इज ऑल्सो सॉलिड। ये तो इतना अच्छा होता है ना कि AgCl को अगर घोलना हो ना, AgCl ऐसे घुलता नहीं है। अगर आपको इसको डिसॉल्व करना हो तो आप अमोनिया और वाटर अंदर डाल करके इसको काफी देर तक रखो, स्टर करो, और ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। AgI अगर आ गया तो नहीं सॉल्युबल होता है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर प्रेसिपिटेटिंग टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है ओवर इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी, तो पीपीटी ही रह जाएगा फिर वो। तो आयोडाइड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसॉल्व, तो अमोनिया के साथ आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो और भी रिएक्शन है अमोनिया के, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एक और लिखवा देता हूं, लिखो नोट करके। कौन सा? D10 वाले कलर नहीं होंगे, ये तो तुम लोग को एकदम आइडिया होना चाहिए। DD ट्रांजिशन का कोई स्कोप नहीं होगा। अगर D10 हो गया तो DD ट्रांजिशन का कोई स्कोप होगा क्या बेटा? यहां से यहां जा पाएगा क्या? ऊपर भी भरा है, नीचे भी भरा है, क्या D to D ट्रांजिशन हो सकता है? तो इसमें कोई कलर नहीं आएगा, इसलिए D10 वाले कंपाउंड्स का कलर नहीं होता है। मिटा दो इसको। सो जिंक, कॉपर, कैडमियम, सिल्वर, ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं अमोनिया के सॉल्यूशन में। हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट एक इंस्टेंट के लिए बनता है और तुरंत घुल जाता है। फिर तो जब आप ऐड करोगे तो पीपीटी दिखेगा, थोड़ी देर में ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हो गया। मिटा दो बेटा ये सब। हाँ जी बोलिए। क्या कलर? कुछ नहीं, कलरलेस है। हाँ, D10 वाले का कहाँ कलर होता है? पीपीटी आते हैं अगर D10 वाले तो मोस्टली व्हाइट होते हैं, और प्रेसिपिटेट नहीं है, डिसॉल्व हो गया तो कोई कलर नहीं है। ठीक है, अब नोट करके लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और आप बोल सकते हो इस एकमात्र रिएक्शन से नाम पड़ गया है उस मॉलिक्यूल का। एनीबॉडी नोज अबाउट कैलोमल? व्हाट इज कैलोमल? व्हाट इज कैलोमल? Hg2Cl2. This is a white PPT
व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ये Hg2Cl2। अब अगर आप कैलोमल के साथ अमोनिया को ऐड करते हो, मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन, क्योंकि अमोनिया तो बाई नेचर गैस होती है ना रूम टेम्परेचर पे, वाटर में डिसॉल्व कर लिया तो उसके बाद ऐड करोगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। क्या बनता है? मर्क्यूरी जो कि ग्रे कलर का है, NNH2HgCl जो कि व्हाइट पीपीटी होता है। देखो डिस्प्रपोर्शनेट कर गया, +2 and 0 में, फ्रॉम +1 स्टेट इट इज गोइंग इनटू, और ये जो मिक्सचर बनता है ना भाई, आप इसको सेपरेट थोड़ी ना कर पाओगे, दोनों ही पीपीटी है, मिक्स्ड है। इसका जो अपीयरेंस होता है वो शाइनिंग ब्लैक होता है, बाहर से अगर देखोगे तो बिल्कुल डार्क ग्रे हो जाए तो अपीयरेंस कैसा होता है उसका? ब्लैकिश जैसा होता है ना, शाइनिंग ब्लैक, इसको बोलते हैं ब्यूटीफुल ब्लैक। एंड ब्यूटीफुल ब्लैक का ही जो वर्जन है वही है कैलोमल। नाम भी इसका इसी रिएक्शन से पड़ा है। कैलोमल का मतलब ही होता है, अगर आप ब्रेक डाउन करो जिस लैंग्वेज से लिया गया है, उसको बोलते हैं ब्यूटीफुल ब्लैक। एंड वो ब्यूटीफुल ब्लैक आता कहां से है? बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। यस, दिस मिक्सचर अपीयर्स एज ब्यूटीफुल ब्लैक appearance, and that's why it is named as calomel। यहीं से इसका नाम पड़ा हुआ है कैलोमल। अच्छा, एक कोई और नाम बताओ भाई, HgCl2 का नाम क्या होता है? कोरोसिव सब्लिमेट। मर्क्यूरी पॉइजनिंग बहुत डेंजरस चीज है, मालूम है आप लोग को? बहुत ही डेंजरस मर्क्यूरी। नोटेड? तो लिख लिया बेटा। तो इसी के साथ अमोनिया का रिएक्शन एज अ लाइगेंड खत्म हो गया। ये सब कौन सा बचा रह गया? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने बताया था कि ये पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, लेकिन अगर इसके सामने आप पावरफुल रिएजेंट्स लेके आओगे तो हो जाएगा। और वो सारे रिएक्शन में पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको, याद करो, मैंने आपको डिस्कस किया था Cl2 के साथ, Br2 के साथ, NaOCl के साथ, CaOCl2 के साथ, HNO3 के साथ, याद है? नाइट्रेट आयन HNO3 एंड HNO2, इन सभी के साथ किया है। तो कुछ बताने की जरूरत है? ये ऑलरेडी कवर्ड है। सो वी आर डन विथ द रिएक्शन ऑफ अमोनिया। अब अगला कंपाउंड पढ़ने वाले हम लोग, कौन सा है? कौन सा कंपाउंड पढ़ने वाले हैं हम लोग? कोई भी पढ़ा दो, लिखो, हेडिंग डालो, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आज का टारगेट है हमारा HNO3 खत्म हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा तो एक क्लास और लेके फॉस्फोरस खत्म कर दूंगा। विल बी डन विद नाइट्रोजन फैमिली। विल ट्राई। लेट मी गेट अप। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। कौन सी? हाँ, छोटी। ये काफी लंबे टाइम के बाद जब आप ब्लॉक पढ़ते हो पूरा खत्म करने के बाद, तो देखो जैसे वो बोरॉन फैमिली का कंटेंट जो बोरॉन फैमिली में डिस्कस करते हैं उसको यहाँ भी पढ़ाया, तो वो टाइम ऐड होता चला जा रहा है ना। अदरवाइज सिर्फ इसके ही पॉइंट को डिस्कस करते हुए आगे नहीं, जैसे ये सारे पॉइंट जो भी थे रिएक्शन अमोनिया के, ये सब क्वालिटेटिव में पढ़ाते हैं।
अभी इसलिए बता दिया कि क्वालिटेटिव में दोबारा बताऊंगा तो कुछ सुना सुना सा रहेगा कि हाँ ये पहले पढ़ा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो ये इतना बल्कि है नहीं जितना कि इसके अंदर डिटेलिंग में कर रहा हूं, ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स इजी हो जाएं आपके लिए। ठीक है, जल्दी हो। और इनऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है कि मतलब जिसमें जितनी बार आप सुनोगे, क्योंकि कभी मतलब किसी रिएक्शन पे फोकस होके जाता है, कभी किसी रिएक्शन पे फोकस, तो जितनी बार आप सुनोगे तो उतना ज्यादा अच्छे से दिमाग में सेट होता है। अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस। कर रहे हो तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस? शुरू किया या नहीं? असाइनमेंट मिल गई ना सबको? चलो लिखो, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कौन सा है? सबसे पहले लिखेंगे हाइपोनाइट्रस एसिड। लिखो, हाइपोनाइट्रस एसिड, H2N2O2। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस? उसके आगे के लगा लो। अरे उसके आगे मतलब उतने स्किप करके आगे देख लो। मैं देखता हूं। मैं देखता हूं। चलिए भाई करिए। H2N2O2 क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं इसे। H2N2O2, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एवरीवन, हरी अप। H2O2 and N2। बना लिया सबने? क्या बना बोलो? तो N डबल बॉन्ड N, OH NOH, यही है ना? ध्यान रखना बेटा, दो आइसोमर होते हैं इसके, सिन एंड एंटी। ध्यान रखना सिन वाला फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। लिख लो ये बात, सिन फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। ये रिपोर्टेड ही नहीं। ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है नेचर ना, ये ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मैंने आपको क्या समझाया हुआ था कि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो +1 आएगा। तो मैंने बोला था कि भाई ऑक्सी एसिड को बनाना हो तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड को आप पानी में ऐड करो, यही बताया था ना। तो इसका करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड कौन सा है +1 में? N2O। और हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि N2O को पानी में डालोगे कुछ नहीं होगा, इसलिए N2O को इसका एनहाइड्राइड नहीं बोलते हैं। N2O इज नॉट द एनहाइड्राइड, क्योंकि यहां से इधर और इधर से इधर जाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर बनाते कैसे हैं H2N2? तो उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। NaNO2 लेके हाइड्रोजन और यहाँ पे सोडियम मर्करी का आप रिएक्शन कराओगे तो जाके ये रिड्यूस होता है Na2N2O2 में, और फिर यहाँ को मतलब इस फॉर्म को एसिडिफाई करके H2N2O2 बनाया जाता है। तो नोट करके लिखो, H2N2O2 cannot be formed by adding water with N2O because it is neutral oxide. H2N2O2 cannot be formed by, because it is cannot be formed by N2O। हाँ जी, by adding H2O to N2O, by adding H2O or water to N2O, because N2O is a neutral oxide। तो इसको बनाते कैसे हैं, क्या समझाया मैंने? हाँ जी, NaNO2, ये अमाइड नहीं है, सोडियम
नाइट्राइट है ये, क्या नाम है इसका? तो सोडियम नाइट्राइट के रिडक्शन से यूजिंग अमलगम, सोडियम अमलगम का यूज करके अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो ये बनता है, और उसके बाद फर्दर एसिडिफाई करोगे तो बन जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर बाय विच वी गो फ्रॉम। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा कौन सा, अगला कौन सा है? नाइट्रस एसिड। देखो नाइट्रस एसिड सेकेंड। क्या बेटा, कौन सा? अच्छा सोडियम मर्क्यूरी लिखा है बेटा, NaHg, सोडियम Hg, इसी को अमलगम बोलते हैं ना, सोडियम अमलगम। मर्क्यूरी के साथ किसी को भी मिक्स करते हो जो एलॉय बनता है उसको क्या बोलते हैं? अमलगम। तो ये अमलगम, सोडियम अमलगम। आगे बढ़े फिर, लिखो अगला, लिखो नाइट्रस एसिड। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई +1 स्टेट में उसका ऑक्साइड वही है ना, बोलो। तो अभी तक तो ऐसे ही होता था, +5 से +5 का एसिड बनता था, तो वहीं से ये कंफ्यूजन आ सकती। तो लिखो नाइट्रस एसिड के बारे में लिखो, बताओ भाई नाइट्रस एसिड को कैसे बना सकते हैं? नाइट्रस एसिड विच इज HNO2, हाउ कैन वी फॉर्म? देखें, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और बताओ। हाँ इम्प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही। तो उसी से लिखो, पहले वाले से लिखो, लिखो HNO2, नाम क्या है इसका? नाइट्रस एसिड। अच्छा आपको बताया था इट इज हाईली अनस्टेबल, बोलो। अनस्टेबल होता है लोन पेयर की वजह से, इसलिए। अच्छा दूसरा, इसका करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड जो है N2O3 दैट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। तो N2O3 को लेके पानी में डाल के बनाने का कोई मतलब तो है नहीं, फिर क्या करें? सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप इसका सॉल्ट लो, क्योंकि सॉल्ट तो नेचर में मिल जाता है सोर्स के फॉर्म में, सोडियम नाइट्राइट, एंड आप इसको एसिडिफाई कर दो HCl वगैरह के साथ, टेम्परेचर लो रखना 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बन जाएगा ये? HNO2 प्लस NaCl। सिमिलरली अगर आप इसी नाइट्राइट का सोर्स बेरियम नाइट्राइट ले लो, और साथ में यहां H2SO4 ले लो, लो टेम्परेचर, तो ध्यान देना बेरियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है, सॉरी बेरियम सल्फेट का PPT बन जाता है, व्हाइट PPT, और साथ में क्या बनेगा? HNO। So this is how we prepare nitrous acid. कहाँ लिया तो HCl ऊपर, नीचे वाले में HCl क्यों नहीं लिया? अच्छा देखो अभी क्या है, मान लो तुमको सिर्फ HNO2 का सॉल्यूशन चाहिए, तो HNO2 के साथ NaCl ये एक्वस फॉर्म में डिसॉल्व रहेगा, बट आप चाहते हो कि नहीं भाई बाकी सब प्रेसिपिटेट बन जाए, सिर्फ मुझे यही चाहिए, तो ये यूज करने से बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है। बेरियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर, तो इसलिए हमने इसको ले लिया। तो ये बल्कि बेटर तरीका है, क्योंकि जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा होगा उसके अंदर HNO2 ही है, प्रेसिपिटेट बन गया, उसको आप फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हो आराम से। नोटेड? चलिए सो अब देखेंगे हम लोग, ध्यान से सुनो, HNO2 के रिएक्शन। पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये बताओ
मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन हायर स्टेट में जाता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, वीक एसिड है पहले तो ये, oxidizing agent and reducing agent, but oxidizing power is dominating. बोले ये वीक एसिड भी है, ये गुड सोर्स ऑफ NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ रहे होगे तो उसमें आपने देखा होगा कि NO प्लस नाइट्रोजेशन कराते समय आता है। कर लिया सबने? अब इनके प्रोडक्ट्स हम लोग देखते हैं, चलो लिखो। तो सबसे पहला तो बड़ा सिंपल सा चीज है कि अगर मान लो आपने एसिड बेस रिएक्शन लिखो विथ NaOH with NaOH, what will happen? It will form, बोलिए, NaNO2 प्लस वाटर, नॉर्मल एसिड एंड बेस की तरह रिएक्ट करेगा। लिखो HNO2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट, नोट करके लिखो यहां पे, डिपेंडिंग ऑन द रिड्यूसिंग एजेंट, नोट करके लिखो, डिपेंडिंग अपॉन द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड, depending upon the reducing agent used, the different nitrogenous product is obtained, different nitrogenous product is obtained ना, depending on the nature of reducing agent, different, और ये पूछता है एग्जाम में इसलिए ध्यान रखना। लिखो NO is produced, पहला लिखो NO is produced if HNO2 is treated with, दो चीजों से रिएक्ट करके ये बनाता है, एक तो आयरन 2 प्लस एंड I माइनस के साथ। तो इसके एग्जाम्पल में लिखूंगा पहला कि भाई आपने HNO2 लिया और साथ में आपने फेरस सल्फेट ले लिया, या नॉर्मली मान लो FeCl2 ले लिया, aqueous solution, so it will form NO gas and it will convert into iron 3 plus, सल्फेट ले लोगे तो सल्फेट बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन, अगर आप यही HNO2 ले रहे हो और किसके साथ बेटा, Ki के साथ, तो आयोडीन I2 में चला जाएगा और ये खुद कहां चला आएगा, NO के फॉर्म। तो ये पहला रिएक्शन था कि NO प्रोडक्ट तब आएगा, NO गैस प्रोडक्ट तब आएगा जब, और वैसे आप सोचो ना बेटा ये +3 है तो +3 से रिड्यूस होकर +2 में आ सकता है, तो +2 में इसका NO कंपाउंड है, +1 में आना है तो N2O है, जीरो स्टेट में जाना है तो N2 है, नेगेटिव स्टेट में जाना है तो आपके अमोनिया एकदम लास्ट प्रोडक्ट है, वरना NH2 NH2 भी है बीच में बहुत सारे। तो अगला लिखो N2O इज फॉर्म विथ SnCl2, N2O इज फॉर्म्ड विथ तो HNO2, और अगर आप यहाँ 10+2 लेते हो तो ये खुद क्या बन जाएगा, N2O, और इसको 10+4 में लेके चला जाएगा। अगला लिखो
hydroxylamine is formed. Hydroxylamine. What is hydroxylamine? NH2OH. Hydroxylamine is formed hydroxylamine is formed with SO2. When SO2 is treated with HNO2, it forms hydroxylamine, NH2OH. and ये कहाँ पहुंच जाएगा सल्फर? H2SO4 में. भाई +4 से कहाँ जाएगा? सीधा नेक्स्ट डेस्टिनेशन 6 का है. और ये देखो +3 से कहाँ चला गया? यहाँ पे देखो कितना आएगा भाई? -1 आ गया. और अगर आप इसको अल्टीमेटली कहाँ पहुंचाना चाह रहे हो, जिंक के साथ ट्रीट कर दो तो ये अमोनिया बना देगा. अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय जिंक इन बेसिक मीडियम. हाँ, SO2 NH2OH बेटा, NH2 हाइड्रोक्सिल लिख लेना. अमोनिया इज फॉर्म इफ जिंक इज टेकन इन बेसिक मीडियम. ये तो हमने पढ़ा है अभी लास्ट क्लास में ही, आपको ध्यान होगा इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया होगा. तो भाई सबको क्लियर हो गया इसके रिएक्शंस, प्रिपरेशन और ये सब? तो इतना तक आज करते हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग HNO3 के बारे में. I'll tell in the group. Okay, that's all for the class today.